वेव्स के यूनिट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इंटरफेरेंस। हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, और उसमें हमने ये देखा कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव के तीन रिजल्ट्स हैं, इंटरफेरेंस, बीट्स एंड स्टेशनरी वेव्स। और तीनों की अपनी अपनी कंडीशंस हैं कि कब इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होगी, कब बीट्स प्रोड्यूस होंगी, कब स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी। अगर हम उनको जल्दी से रिवाइज करें तो हमने ये देखा कि जब वेव सिमिलर हो, डायरेक्शन सेम हो, तो इंटरफेरेंस होती है। जब वेव की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, डायरेक्शन सेम हो, तो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं। और वेव अगर सिमिलर हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, लाइन सेम हो, तो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होती हैं। आज इन्हीं तीन रिजल्ट्स में से हम पहले रिजल्ट को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मुदाखलत को बोलते हैं। तो जब हम इसको डिफाइन करते हैं वेव्स के एतबार से कि वेव्स में इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, तो इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ सिमिलर वेव्स। इंटरफेरेंस एक इफेक्ट का नाम है जो कब प्रोड्यूस होता है, जब सिमिलर वेव्स आपस में सुपरपोज करती हैं। तो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन, ओवरलैपिंग, कॉम्बिनेशन, कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। और किस तरह की वेव्स हमारे पास सुपरपोज करती हैं? सिमिलर वेव्स। और डायरेक्शन उनकी क्या होती है? मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये हमारे पास इंटरफेरेंस की डेफिनेशन है। अब यहां पर बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि ये एक कैसा इफेक्ट है जो इंटरफेरेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो याद रखिएगा, ये इफेक्ट है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी का। मतलब जब हमारे पास वेव सुपरपोज करेंगी तो ओवरऑल जो वेव की इंटेंसिटी है वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो हम इसी स्टेटमेंट को एक और अंदाज से भी लिखते हैं, और वो स्टेटमेंट क्या है कि इंटरफेरेंस इज बेसिकली रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी, कि ओवरऑल जो वेव की इंटेंसिटी है वो हमारे पास रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और ये कहां डिस्ट्रीब्यूट होती है? बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है? जहां पर आपके वेव के सिमिलर पार्ट कंबाइन होते हैं वहां पर ओवरऑल इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क्रस्ट क्रस्ट से, ट्रफ ट्रफ से मिलेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी। और वो पार्ट जहां पर वेव के ऑपोजिट हिस्से मिलते हैं, क्रस्ट ट्रफ से, ट्रफ क्रस्ट से, कंप्रेशन रेयरफेक्शन से, रेयरफेक्शन कंप्रेशन से, वहां पर क्या होगा? वहां पर ओवरऑल हमारे पास एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, और एम्पलीट्यूड कम होने से इंटेंसिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी जो है वो बेसिकली क्या है कि हमारे पास ओवरऑल वेव के सुपरपोज करने की वजह से हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमास प्रोड्यूस हो। रीडिस्ट्रीब्यूशन की जगह एक और वर्ड भी यूज होता है, और वो वर्ड क्या है? दैट वर्ड इज बेसिकली मॉडिफिकेशन, कि तब्दीली आ जाए ओवरऑल इंटेंसिटी के अंदर, हम इंटेंसिटी को मॉडिफाई कर दें। ये वर्ड भी रीडिस्ट्रीब्यूशन की जगह लिखा जा सकता है। अब कंडीशंस क्या है? मतलब ये इफेक्ट प्रोड्यूस होने के लिए हमें कंडीशंस क्या रिक्वायर्ड है? तो तीन हमारे पास इसकी कंडीशंस होती हैं। क्या क्या? नंबर 1, वेव सिमिलर होनी चाहिए। अब लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि सिमिलर से मुराद क्या है। क्या सिमिलर से मुराद है कि हर चीज सेम हो? नो। एम्पलीट्यूड चाहे डिफरेंट हो, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो सकती है, लेकिन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का सेम होना जरूरी है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम होंगे, और इसके अलावा हमारे पास फेज भी उनका सेम होगा। अब मैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर दो ट्यूनिंग फॉर्क हैं तो दोनों ट्यूनिंग फॉर्क 256 हर्ट्ज के होने चाहिए, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, और ऑब्वियसली वेवलेंथ भी सेम होगी, क्योंकि जो साउंड है उसने तो एयर में मूव करना है। एक और एग्जांपल आपको देता हूं, दो लाइट बल्ब्स हैं, दोनों ब्लू लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों अगर ब्लू लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो दोनों की फ्रीक्वेंसी, दोनों की वेवलेंथ सेम है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि उनके दरमियान कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, और कांस्टेंट फेज डिफरेंस अमूमन प्रोड्यूस कब होता है? जब हमारा सोर्स एक हो और हम उस सोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे आप लोगों को यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद हो, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पीछे बैक एंड पे लाइट सोर्स एक होता है, और उस लाइट सोर्स को फिर आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो वेव प्रोड्यूस होंगी उनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तीसरी कंडीशन, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जो वेव प्रोड्यूस हो रही है,
किसी भी सोर्स से उनकी डायरेक्शन सेम हो। तो अगर ये तीन कंडीशंस हमारी पूरी हों तो तब हमारे पास फिनोमिना इंटरफेरेंस का प्रोड्यूस होता है। इंटरफेरेंस की टाइप्स क्या है? दो टाइप्स हमारे पास होती हैं, एक है कंस्ट्रक्टिव और दूसरा हमारे पास है डिस्ट्रक्टिव। अब ये चीज इफेक्ट के अंदर भी आती है कि दो तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। एक जहां पर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो रही है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और दूसरा जहां एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा और उसको आप क्या बोलोगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलोगे। एक मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या एम्पलीट्यूड के डिक्रीज करने का मतलब यह होगा कि एम्पलीट्यूड टोटली जीरो हो जाएगा? क्या एम्पलीट्यूड के डिक्रीज करने का मतलब यह है कि एम्पलीट्यूड टोटली कैंसल आउट होकर जीरो हो जाएगा? नो, डिक्रीज करेगा। वो जीरो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए, अगर दो वेव्स की एम्पलीट्यूड सेम है ना, तो तब वो कैंसल आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक वेव का एम्पलीट्यूड 5 है, दूसरे का एम्पलीट्यूड 3 है, तो फिर 5 और 3 कैंसल आउट तो नहीं होंगे, फिर 5 - 3 2 के इक्वल आएगा। तो कंस्ट्रक्टिव के अंदर एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा, डिस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड डिक्रीज करेगा। हम डबल और जीरो की बात यहां पर नहीं करेंगे, इस चीज का ख्याल रखना है। अब कब है कंस्ट्रक्टिव और कब है डिस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होती है जब आपके सिमिलर पार्ट ऑफ वेव सुपरपोज हो, कोई भी वेव हो, ट्रांसफर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल हो। अगर सिमिलर पार्ट्स ऑफ वेव सुपरपोज हो तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस होती है। अब क्या मतलब है सिमिलर पार्ट के सुपरपोज करने का? इसकी एग्जांपल हम कुछ यूं लेते हैं कि फर्ज करो हमारे पास दो वेव्स हैं, दोनों की वेवलेंथ और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। अब यहां से देख सकते हो मैंने ये दो वेव्स ड्रॉ की, तो इन दोनों की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सेम है। ये वेव्स क्या हुई? कंबाइन हुई। अब कंबाइन होने से क्या होगा? रिजल्टेंट इंक्रीज करेगा ना। क्यों? क्योंकि दोनों का जो सिमिलर पार्ट है वो आपस में कंबाइन हो रहा है, क्रस्ट क्रस्ट से, ट्रफ ट्रफ से। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर जाएगा। ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि क्रस्ट क्रस्ट से कंबाइन हो, ट्रफ ट्रफ से कंबाइन हो, कंप्रेशन कंप्रेशन से कंबाइन हो, रेयरफेक्शन रेयरफेक्शन से कंबाइन हो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हमारी वेव के ऑपोजिट पार्ट कंबाइन होंगे। ऑपोजिट का वर्ड भी यूज कर सकते हो, डिफरेंट का वर्ड भी यूज कर सकते हो, कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वेव सुपरपोज, यानी क्रस्ट ट्रफ से, कंप्रेशन रेयरफेक्शन से, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसकी एग्जांपल हम कुछ यूं ले लेते हैं कि फर्स्ट करो ये वेव है और दूसरी वेव ये है। अब देखो दोनों सिमिलर है, क्यों? दोनों की वेवलेंथ, दोनों की फ्रीक्वेंसी वैल्यू सेम है। एम्पलीट्यूड मैंने फिर पहले भी कहा, एम्पलीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है। अब क्या हुआ? ये वेव आपस में सुपरपोज हुई। अब जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? क्या रिजल्टेंट में एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा? नो, एम्पलीट्यूड दोनों के डिफरेंस के इक्वल आएगा। तो मैं एग्जांपल के तौर पे सिर्फ ये वेव ड्रॉ कर रहा हूं कि फर्स्ट करो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होकर ये आ गया, तो ऑपोजिट पार्ट के मिलने से एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। अब दोनों की इक्वेशंस को अगर हम लिखें तो इक्वेशन क्या होगी? इस केस में अगर हम y जो रिजल्टेड है उस एम्पलीट्यूड को लिखें तो वो x1 + x2 के इक्वल आएगा। प्लस का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और यहां पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? x1 में से x2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो ये प्लस और माइनस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को शो कर रहा है। एम्पलीट्यूड में और इंटेंसिटी में क्या हम लिखेंगे? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ओवरऑल एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो देयर विल बी इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी। और याद रखिएगा अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। और क्या रिलेशन होता है एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का? डायरेक्ट। किस पावर के साथ? पावर 2 के साथ। यानी अगर आपका एम्पलीट्यूड डबल होगा तो इंटेंसिटी की वैल्यू 4 टाइम्स हो रही होगी। अगर एम्पलीट्यूड डबल, इंटेंसिटी 4 टाइम्स। अगर एम्पलीट्यूड 3 टाइम, इंटेंसिटी 9 टाइम इंक्रीज करेगी। ये इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आप क्या लिखोगे? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हमारे पास एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों डिक्रीज कर जाती हैं। तो देयर इज अ डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी।
क्या एम्पलीट्यूड का और फ्रीक्वेंसी का कोई आपस में रिलेशन होता है? क्या फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से वेव का एम्पलीट्यूड चेंज होता है? नो, देर इज नो रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। लाउडनेस के साथ ताल्लुक होगा लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ ताल्लुक नहीं होता। एक आसान सी एग्जांपल दूं, एक लाइट बल्ब है, उस लाइट बल्ब के आप करीब से उसको देख रहे हो, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। अब जितना दूर चले जाओगे लाइट का कलर चेंज नहीं होगा, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, चेंज उसकी इंटेंसिटी होगी। एक आवाज आपको स्पीकर से आ रही है, करीब है तो लाउड है, दूर जाने से उसकी लाउडनेस कम हुई लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है कि देर इज नो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, एमसीक्यू आता है तो उसको मिक्सअप कर देते हैं। पाथ डिफरेंस बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो दो वेव्स हमारे पास सुपरपोज कर रही हैं उनमें कितना पाथ डिफरेंस होगा। जब हम कह रहे हैं ना कांस्टेंट, तो वो कांस्टेंट अब देखते हैं कितना है। कितना पाथ डिफरेंस होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और कितना पाथ डिफरेंस हो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। और ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो इन टर्म्स ऑफ लेमडा होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ लेमडा। और ये जो एन है ये आपके होल नंबर्स होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अब बारी बारी क्या करो, इस एन की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास एक सीरीज आ जाएगी। 0 पुट करने से आपके पास क्या आएगा? 0। 1 पुट करने से लैम्डा, 2 पुट करने से 2 लैम्डा, 3 पुट करने से 3 लैम्डा, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी जब हमारे पास पाथ डिफरेंस की वैल्यू n+1/2 लैम्डा हो। और यहां पर n की वैल्यू भी क्या है? अगेन होल नंबर्स। अब जरा यहां पर वैल्यू पुट करके देखें, जब 0 पुट करोगे तो 0 नहीं आएगा, अब λ/2 आएगा। जब 1 पुट करोगे तो 1+1/2 3 λ/2 आएगा। जब 2 पुट करोगे तो 5 λ/2 आएगा। जब 3 पुट करोगे 7 λ/2 आएगा। अब एक चीज आपके सामने आ रही है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर पूरी पूरी वेव का डिफरेंस है। अब जब पूरी पूरी वेव का डिफरेंस होगा तो हमेशा सिमिलर पार्ट कंबाइन होंगे। ये देखिएगा अपनी क्लैरिटी के लिए कि फर्ज करो मैं ये वेव ड्रॉ कर रहा हूं, अब दूसरी वेव इसके साथ मैं नीचे ड्रॉ करता हूं। अब दोनों को आपने बड़ा गौर से कंपेयर करना है ताकि आपको आइडिया हो कि क्यों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। फर्ज करो दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हुई। अब इन दोनों के दरमियान अगर आप पाथ डिफरेंस को देखो तो ये दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब चाहे स्टार्टिंग पॉइंट को ले लो या क्रस्ट को क्रस्ट से ले लो, किसी भी पॉइंट को ले लो, इन दोनों के दरमियान जरा डिफरेंस देखो कितना है। तो ये डिस्टेंस लैम्डा है। और जब ये पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो क्या सिमिलर पार्ट आपस में कंबाइन नहीं हो रहे? क्रस्ट क्रस्ट से कंबाइन हो रहा है और ट्रफ ट्रफ से कंबाइन हो रहा है। तो जब भी पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा होगा तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अब मैं डिस्ट्रक्टिव को भी एक्सप्लेन कर दूं कि हमारे पास अगर पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ λ/2 है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस तरह से होती है। दोबारा से ये दो वेव्स को ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक वेव ये है और दूसरी वेव हमारे पास ये है। अब दोनों को देख सकते हो तो कंडीशन सारी पूरी हो रही हैं कि दोनों की वेवलेंथ, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। लेकिन अब अगर आपको मैं कहूं कि पाथ डिफरेंस कितना है, तो अगर आप उनके स्टार्टिंग पॉइंट को लो, बल्कि मैं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं लेता, मैं क्रस्ट का क्रस्ट से डिफरेंस लेता हूं। तो ये क्रस्ट है और ये क्रस्ट है। अब जरा इनका डिफरेंस देखो और बताओ ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस कितना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान? क्या ये λ/2 है या 3 λ/2 है? तो आपका आंसर होगा ये λ/2 के इक्वल है। और λ/2 अगर है तो कौन से पार्ट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं? क्या सिमिलर पार्ट कंबाइन हो रहे हैं या डिफरेंट पार्ट? तो हमें नजर आ रहा है कि जब λ/2 है तो एक वेव का ट्रफ दूसरे वेव के क्रस्ट से मिल रहा है, और जब ट्रफ क्रस्ट से मिलेगा तो इंटरफेरेंस क्या होगी? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर रखना है कि क्यों λ/2 से डिस्ट्रक्टिव और क्यों लैम्डा से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब यहां पर एक पॉज लेते हैं और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं।
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में शिफ्ट करने के लिए हमें कितना डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा? अगर हमें कोई भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसको डिस्ट्रक्टिव में शिफ्ट करना है, तो हमें कितना डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा कि हमारे पास इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव से डिस्ट्रक्टिव हो जाए? और ये क्वेश्चन रिवर्स भी हो सकता है कि अगर आपने डिस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव में करना है तो कितना डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा? यस, लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाय 2 को ऐड करेंगे। हर दफा लैम्डा बाय 2 के ऐड होने से कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में और डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव में कन्वर्ट हो रही है। तो मैं अब एक सीरीज को लिखता हूं जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखें, अगर मैं यहां पर लिखता हूं 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो इनके दरमियान अगर मैं लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा? 0 और लैम्डा के दरमियान लैम्डा बाय 2, लैम्डा और 2 लैम्डा के दरमियान 3 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के दरमियान 5 लैम्डा बाय 2, और इसी तरह से यहां 7 लैम्डा बाय 2 और यहां 9 लैम्डा बाय 2। अब ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, तो कंस्ट्रक्टिव को डिस्ट्रक्टिव में, डिस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव में, कंस्ट्रक्टिव को डिस्ट्रक्टिव। अब हर दो पॉइंट्स का जरा डिफरेंस लेकर देखें। कोई भी दो पॉइंट ले लें, कोई इसमें नहीं है लिमिट कि आप किन दो पॉइंट्स को ले रहे हैं, कोई भी दो पॉइंट को ले लें। आप जब कोई भी दो पॉइंट लेंगे, लेट से मैं इन दो पॉइंट्स को ले लेता हूं, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा बाय 2। अगर मैं इन दो पॉइंट्स को ले लेता हूं तो डिफरेंस कितना आएगा? लैम्डा बाय 2। तो कंस्ट्रक्टिव को डिस्ट्रक्टिव में चेंज करने के लिए हमें कितना डिस्टेंस ऐड करना पड़ता है? लैम्डा बाय 2 का। ये पॉइंट आप लोगों ने यहां पर याद रखना है। लैम्डा बाय 2 फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव टू कंस्ट्रक्टिव एंड लैम्डा बाय 2 फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव टू डिस्ट्रक्टिव। क्लियर? अब आए नेक्स्ट फेज डिफरेंस की तरफ। जो पाथ डिफरेंस होता है वो डिस्टेंस होता है, वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा होगा, और जो फेज डिफरेंस होता है वो एंगल है, वो इन टर्म्स ऑफ पाई आएगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे पाथ डिफरेंस को फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, कि अगर आपको पाथ डिफरेंस गिवन है और आपने फेज डिफरेंस लिखना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? वो ये था कि लैम्डा की जगह क्या लिख दें? 2 पाई। तो जहां जहां पर लैम्डा लिखा है, अगर उस लैम्डा की जगह मैं 2 पाई लिख दूं तो होगा क्या? मेरा जो पाथ डिफरेंस है वो चेंज हो जाएगा किस में? वो फेज डिफरेंस में चेंज हो जाएगा। और अगर फेज डिफरेंस को कन्वर्ट करना है तो ये मेथड आपको मैंने बताया था, ये उल्टा भी यूज हो सकता है, फेज को पाथ में और पाथ को फेज में कन्वर्ट करने के लिए। तो जरा बच्चे इसको अप्लाई करके देखें, इस चीज को जो बता रहा हूं। होगा क्या? ऊपर फार्मूला में जहां लैम्डा लिखा हुआ है उसकी जगह 2 पाई लिख दो। तो लैम्डा की जगह जब 2 पाई लिखोगे तो फेज डिफरेंस का फार्मूला आ जाएगा n टाइम्स 2 पाई। ये है कंस्ट्रक्टिव के लिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस का फार्मूला क्या आएगा? n प्लस 1/2 इंटू 2 पाई। अब ये जो रिलेशन है इसको एक और तरह से भी मैं आपको बताता हूं कैसे लिखा जाता है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आप यहां पर एलसीएम ले लो n प्लस 1/2 का, तो एलसीएम क्या आएगा? वो 2 आएगा। यह आ जाएगा 2n प्लस 1 इंटू 2 पाई। तो 2 से क्या हो जाएगा? कैंसल। तो ये फार्मूला कई दफा यूं भी लिखा जाता है 2n प्लस 1 इंटू 2 पाई। तो ये भी किसके लिए है? कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए। और इसी तरह से इसको मैं यहां भी लिख दूं एलसीएम लेकर, तो ये आएगा 2n प्लस 1, लेकिन अब लैम्डा बाय 2 आएगा। तो इसका भी ख्याल रखना आपने। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू वही है जो ऊपर आपने लिखी थी, मींस होल नंबर्स। और जब n की वैल्यू आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास एक सीरीज आ जाएगी कि वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं फेज डिफरेंस की जिसके लिए कंस्ट्रक्टिव और जिसके लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। तो आई होप आप इसको लिख सकते हैं कि वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। जैसे मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो 0 से तो 0 हो गया, 1 पुट करने से 2 पाई आएगा, 2 पुट करने से 4 पाई आएगा, फिर इसी तरह से 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन। और यहां मैं अगर पुट करूंगा तो 0 पुट करने से पाई आएगा। अगर डाउट हो तो सॉल्व कर लीजिएगा। 0 पुट करने से आपके पास पाई आएगा, 1 पुट करने से क्या आएगा? 3 पाई, फिर 2 पुट करने से क्या आएगा? 5 पाई, फिर 3 पुट करने से 7 पाई, उसके बाद 9 पाई एंड सो ऑन। तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए।
अब एक चीज यहां पर कि पाथ डिफरेंस की बात हमने की थी तो वो λ/2 था। फेज डिफरेंस कितना होगा अगर हमने फेज डिफरेंस को शिफ्ट करना है? अगर हमने फेज डिफरेंस को शिफ्ट करना है तो कितना फेज ऐड करना पड़ेगा? अगर हमें फेज डिफरेंस को शिफ्ट करना है तो हमें कितनी वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी? यहां पाई आएगा जी, इसको चेंज मैंने कर दिया, पाई का डिफरेंस है। और वो कैसे? दोबारा से मैं उसी तरह से लिखता हूं कि मेरे पास अगर वैल्यू 0 है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तो ये कंस्ट्रक्टिव है। अब मैं डिस्ट्रक्टिव को लिखूं तो डिस्ट्रक्टिव है पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई और 9 पाई। अब इन वैल्यूज को अगर आप लोगों ने शिफ्ट करना है, मतलब कंस्ट्रक्टिव को डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव को कंस्ट्रक्टिव, तो आप इजीली देख सकते हो कि पाई का डिफरेंस है हर दो वैल्यूज के दरमियान। तो अगर कंस्ट्रक्टिव में पाई फेज ऐड हो, कंस्ट्रक्टिव में पाई फेज ऐड हो, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव में पाई ऐड करोगे कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा, तो पाई का डिफरेंस आएगा। तो ये आपके पास वैल्यूज के अंदर चेंज आएगा। क्लियर? इंटरफेरेंस में अगर हमारे पास वेव सुपरपोज करती हैं तो इंटेंसिटी को कैलकुलेट किस फार्मूला से किया जाता है? इसका फार्मूला हमारे पास है I इज इक्वल टू, आई क्या है? टोटल इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट की है, I1 जो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी प्लस I2 जो सेकंड वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 इंटू कॉज ऑफ फाई। ये फार्मूला है टोटल इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का। और यहां पर जो फाई की वैल्यू है, यहां पर जो फाई की वैल्यू है वो क्या बचे? वो बेसिकली फेज डिफरेंस है कि जो दो वेव आपस में सुपरपोज कर रही हैं उनकी फेज डिफरेंस की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करो तो आपको पता चल जाएगा कि इंटेंसिटी कितनी बढ़ रही है। अब जरा एग्जांपल देखिएगा। अगर मैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कोई भी फेज की वैल्यू यहां पुट करता हूं, फर्ज करें मैं यहां 2 पाई पुट करता हूं, तो 2 पाई पे कॉस की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई पे कॉस की वैल्यू क्या होती है? जब 2 पाई पुट करेंगे तो कॉस की वैल्यू 1 आती है, और 1 क्या होगा? पॉजिटिव 1। और पॉजिटिव 1 का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव 1 का मतलब होगा कि आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि प्लस का साइन आ रहा है। और अगर मैं जो वैल्यू है उसको 2 पाई की जगह 9 पाई, 3 पाई या पाई यूज करूंगा तो आप बच्चे चेक कीजिएगा कि 9 पाई पे जो कॉस की वैल्यू आती है वो -1 आती है। अब जो वैल्यू -1 आएगी तो यहां पर जो साइन पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव हो जाएगा। और जब साइन नेगेटिव होगा तो इसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है। कि पहले I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स I1 I2 कॉस था, अब माइनस हो गई, इसका मतलब इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इस फार्मूला में चेंज क्या आएगा। तो मैं उन फार्मूलाज को सेपरेटली लिख रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और उसका फार्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। और मैंने साथ क्यों नहीं कुछ लिखा? क्यों बताएगा मैंने साथ यहां कॉस की वैल्यू क्यों नहीं लिखी? क्यों नहीं लिखी? इस वजह से क्योंकि इन तमाम एंगल्स के ऊपर कॉस की जो वैल्यू आएगी वो +1 आएगी, इसलिए मुझे यहां पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? इंटेंसिटी मिनिमम हो रही होगी, कम हो रही होगी, और उसके फार्मूला में क्या होगा? I1 प्लस I2, यहां पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। और नेगेटिव साइन क्यों आएगा? क्योंकि इन तमाम एंगल्स के ऊपर जो कॉस की वैल्यू होगी वो -1 होगी, और उस नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक चेंज है, इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो रही है? मिनिमम और मैक्सिमम। क्लियर? अब जरा गौर से इस फार्मूला को देखें तो क्या आप ये फार्मूला किसी फार्मूला से कंपेयर कर सकते हो? I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम I1 I2 अंडर रूट, क्या ये A प्लस बी होल स्क्वायर जैसा फार्मूला नहीं है? इसी वजह से मैक्सिमम इंटेंसिटी को लिखने का तरीका ये भी होता है
अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। ये भी फार्मूला है कंस्ट्रक्टिव में मैक्सिमम इंटेंसिटी को लिखने का, क्योंकि जब आप a प्लस बी होल स्क्वायर को एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड करने से यही फार्मूला बनेगा। अब यहां पर एक रेफरेंस जो मैंने पहले बताया था कि इंटेंसिटी का ताल्लुक एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के साथ होता है, तो एम्पलीट्यूड का ताल्लुक इंटेंसिटी के अंडर रूट के साथ होगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया, तो क्या मैं यहां पर अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 की जगह एम्पलीट्यूड लिख सकता हूं? अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 की जगह एम्पलीट्यूड लिख सकता हूं। इसका मतलब अगर हमें कभी किसी क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड गिवन हो और मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, हम तब भी कर सकते हैं। फार्मूला होगा A1 प्लस A2 होल स्क्वायर। और ये अमूमन आपको प्रैक्टिस बुक्स में क्वेश्चन मिलते हैं। आगा खान के टेस्ट में, ऐसे टेस्ट में क्वेश्चन मिलते हैं। NET अगर कोई बच्चा नर्स का टेस्ट दे रहा है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का टेस्ट दे रहा है, तो वहाँ उसको क्वेश्चन मिलते हैं कि जहाँ पर एम्पलीट्यूड गिवन होता है और आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम फाइंड करनी होती है। तो आपने करना क्या है, एम्पलीट्यूड को ऐड करके उसका स्क्वायर ले लो। फर्ज करो दो वेव्स है, एक का एम्पलीट्यूड 9 है और दूसरे का एम्पलीट्यूड 3 है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा, 9 प्लस 3 होल स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर 144। और इसी तरह से जब हम मिनिमम इंटेंसिटी को देखेंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ I1, क्योंकि ये a माइनस बी का फार्मूला है होल स्क्वायर का, तो ये फार्मूला कुछ यूं लिखा जाएगा। और इसको आप एक्सपेंड करके चेक भी कर सकते हो, ये रिजल्ट आएगा। और एम्पलीट्यूड की फॉर्म में इंटेंसिटी मिनिमाइज हो रही है, तो ये फार्मूला होगा A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। तो जो मैंने एग्जांपल दी थी 9 और 3 वाली, तो 9 और 3 में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आया था, मैक्सिमम इंटेंसिटी 9 प्लस 3 12, 12 का स्क्वायर 144। और सेम क्वेश्चन में अगर आपको कहा जाए मिनिमम, तो 9 माइनस 3 6 और 6 का स्क्वायर 36, तो मैक्सिमम 144 और मिनिमम 36 आएगा। ये उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब जैसे आपने इंटेंसिटी का फार्मूला लिखा, इसी तरह मैं आपको एम्पलीट्यूड का फार्मूला भी लिख दूं कि अगर आपको एम्पलीट्यूड की फॉर्म में क्वेश्चन आए कि टोटल एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला होगा A, जो टोटल एम्पलीट्यूड है, इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम A1 A2 इंटू कॉस ऑफ फाई, और यहां पर है होल अंडर रूट। ये एम्पलीट्यूड का फार्मूला। और यहां पर भी जो फाई है दैट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स जो सुपरपोज कर रही हैं। तो ये बड़े दो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। एक फार्मूला रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का और दूसरा फार्मूला रिजल्टेंट वेव के एम्पलीट्यूड का। अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं देखता हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग को कि जो चीज अभी तक पढ़ी है उसको हम कितना बेहतर अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि अगर दो वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है, इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा बाय 2, तो क्या इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी? क्या कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी? अगर मैं पाथ डिफरेंस n टाइम्स लैम्डा बाय 2 लिखूं, तो क्या इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है? जी, सोच के आंसर दीजिएगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? क्या दोनों पॉसिबल हैं? और अगर दोनों पॉसिबल हैं तो उसकी क्या कंडीशन है? अगर दोनों पॉसिबल हैं तो उसकी क्या कंडीशन है? दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n। वो n पे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास n की जो वैल्यू है, अगर मैं यहां पर इवन नंबर्स पुट करूं 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, तो जरा देखें आंसर क्या आएगा। 0 पुट करने से मेरे पास 0 से 0 आ जाएगा, 2 पुट करने से 2 कैंसिल लैम्डा आ जाएगा, 4 पुट करने से 2 लैम्डा आ जाएगा, 6 पुट करने से 3 लैम्डा आ जाएगा। तो क्या ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव की नहीं है? कंडीशन कंस्ट्रक्टिव की नहीं है? और अगर मैं यहां पर n की वैल्यू ऑड नंबर्स पुट करूं 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, तो वैल्यू पुट करके देखें,
आपके पाथ डिफरेंस की वैल्यू λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 एंड सो ऑन आएगी। और ये कौन सी इंटरफेरेंस है? डिस्ट्रक्टिव है। तो कभी भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी कि ये कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है, आपने कंडीशन में वैल्यू पुट करके देखनी है कि क्या वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा। तो यहां इवन पुट करोगे कंस्ट्रक्टिव आएगा, ऑड पुट करोगे डिस्ट्रक्टिव आएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन कि बजाय अगर पाथ डिफरेंस के फेज डिफरेंस की बात की जाए, कि अगर फेज डिफरेंस का फार्मूला n टाइम्स पाई लिखा हो, n टाइम्स पाई, तो इसमें भी हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव भी पॉसिबल है और डिस्ट्रक्टिव भी पॉसिबल है। अगेन ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू के ऊपर, कि अगर आप इस फार्मूला के अंदर n की वैल्यू और नंबर इवन नंबर पुट कर दो 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0 पुट करने से 0, 2 पुट करने से 2 पाई, 4 पाई, फिर 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इस रिलेशन के अंदर n की वैल्यू ऑड नंबर्स अगर पुट करो तो आपके पास जो कंडीशन आएगी वो किसकी आएगी? वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की आएगी। 3 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई एंड सो ऑन। तो क्या चीज आपने यहां से सीखी वो ये कि कोई लाजमी नहीं है कि हमेशा फार्मूला आपका एक ही हो। आपने उसमें n को सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि क्या कंडीशन कंस्ट्रक्टिव की आ रही है या डिस्ट्रक्टिव की आ रही है। एक और क्वेश्चन मेरा आप लोगों से, ये जो मैक्सिमा और मिनिमा है, मैक्सिमा हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए और मिनिमा हम यूज कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव के लिए, क्या ये इक्वली स्पेस्ड होते हैं? क्या इनमें जो स्पेसिंग होती है वो इक्वल होती है या अनइक्वल होती है? हर दो मैक्सिमा और हर दो मिनिमा के दरमियान जो डिस्टेंस है क्या वो इक्वल होता है या अनइक्वल होता है? इक्वल होता है। और ये हमने ऊपर देखा भी कि अगर आप यहां पर देखो 0 से पाए, पाए से 2 पाए, 2 पाए से 3 पाए, इसी तरह से π/2 से 3 π/2, 3 π/2 से 5 π/2, तो हर दो मैक्सिमा और मिनिमा के दरमियान स्पेसिंग इक्वल होती है। इवन लाइट में भी जब डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस प्रोड्यूस होती है तो इन फ्रिंजेस में स्पेसिंग इक्वल होती है। ये इंटरफेरेंस की प्रॉपर्टी है, एक यूनिफॉर्म फिनोमेना। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट एमसीक्यू के लिए वो आपने याद रखना है कि जितने भी मैक्सिमाज हैं, मैक्सिमाज मतलब वो पॉइंट जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, दे आर इक्वली स्पेस्ड, वो इक्वली स्पेस्ड होंगे। और अगर साउंड की बात कर रहे हैं और उन पे लाउडनेस को चेक करना है तो याद रखिएगा इक्वली लाउड भी होंगे, मतलब उन पे लाउडनेस भी एक जैसी होगी। और अगर लाइट होगा तो ब्राइटनेस भी एक जैसी होगी। सिमिलरली जितने भी मिनिमाज हैं, मतलब जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वो मिनिमाज भी क्या होंगे? दे आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब हर दो के दरमियान जो स्पेसिंग है वो इक्वल है। और उनकी अगर लाउडनेस को देखोगे या लाइट के केस में ब्राइटनेस को देखोगे तो वो लाउडनेस भी इक्वल होगी। तो मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या चीज होती है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमा और मिनिमा क्या ये अल्टरनेट होते हैं? क्या मैक्सिमा और मिनिमा मींस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या ये अल्टरनेट होते हैं? आंसर होगा यस। और जो बच्चे को डाउट है उसको मैं लिख दूं कि मैक्सिमा हम यूज कर रहे हैं किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, और मिनिमा हम यूज कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए कि ऑल द मैक्सिमास एंड मिनिमा आर इक्वली स्पेस्ड। और ये बात हम ऊपर कर चुके हैं कि कितना डिस्टेंस होता है λ/2 का। तो ऑल मैक्सिमा एंड मिनिमा आर इक्वली स्पेस्ड एंड दे आर अल्टरनेट, एक के बाद दूसरा आएगा। अगर एक कंस्ट्रक्टिव तो फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, इस तरह से ये अल्टरनेट ऑर्डर के अंदर आ रहे होते हैं। तो अगर आपको ये बात पता है कि हमारे पास ये अल्टरनेट होते हैं, तो अगर आपको एग्जामिनर कहे कि ग्राफ ड्रॉ करो इंटेंसिटी का, किसके साथ? फेज के साथ या पाथ के साथ, तो आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब ग्राफ कैसा बनेगा?
ग्राफ बनेगा आपके पास जैसे साइन वेव का होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो लीनियर नहीं है, उसमें हमारे पास पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं। तो हम किस तरह से इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे कि जब आपके पास वैल्यू 0 है, 2 पाई है, 4 पाई है, 6 पाई है और 8 पाई है, इन तमाम फेजेस के ऊपर हमारे पास जो इंटेंसिटी होगी वो क्या आएगी? वो मैक्सिमम आएगी। इन तमाम पॉइंट्स पे जो इंटेंसिटी होगी वो क्या आएगी? वो मैक्सिमम आएगी, लाइक दिस। और तमाम की ब्राइटनेस, तमाम की लाउडनेस एक जैसी होगी। और अगर हम बात करेंगे पाए की, 3 पाए की, 5 पाए की, 7 पाए की, तो तमाम के ऊपर इंटेंसिटी इक्वल होगी, मतलब मिनिमम होगी, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो अब आपने इन पॉइंट्स को मिलाना है। तो पॉइंट्स को जब मिलाया जाता है तो मैथमेटिकल इक्वेशन की वजह से जो ग्राफ की शेप है वो कुछ इस किस्म की बन रही होती है। अब इंटेंसिटी क्या नेगेटिव होगी? नो, इंटेंसिटी नेगेटिव नहीं होती, ये मैग्नीट्यूड है। तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ में ये ग्राफ होगा। और जहां मैंने वैल्यूज एंगल की लिखी हैं, अगर मैं लेमडा की फॉर्म में लिखूं तो यहाँ लेमडा बाय 2 आएगा, यहाँ लेमडा, यहाँ 3 लेमडा बाय 2, यहाँ 2 लेमडा, फिर 5 लेमडा बाय 2, यहाँ पर आपके पास, एक मिनट, यहाँ पर फिर 3 लेमडा, उसके बाद 7 लेमडा बाय 2 और फिर 4 टाइम्स लेमडा। तो ये आपके पास इंटेंसिटी का ग्राफ है। लेबल करना चाहो तो आप कहोगे कि ये पॉइंट जो हैं ये सारे के सारे ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के हैं, और ये पॉइंट आपके पास जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम है ये किसके हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। तो ये है ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड पाथ डिफरेंस या फिर फेज डिफरेंस। आई होप ये ग्राफ आपको क्लियर हो गया होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, कि हमें क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फाइंड द रेशियो बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, और ये क्वेश्चन आपको मिलता है एम्पलीट्यूड की फॉर्म में या इंटेंसिटी की फॉर्म में, कि मैं आपको फर्ज करो कहता हूँ कि 2 साउंड वेव्स हैं और उनकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू 5 और 3 है या कोई भी है, तो फाइंड करें कि मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो क्या आएगी। तो उस केस में हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या होता है? आई मैक्सिमम ओवर आई मिनिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी ओवर मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू, फार्मूलाज आपको पता है, यहां पर आएगा A1 प्लस A2 होल स्क्वायर और नीचे आएगा A1 माइनस A2 होल स्क्वायर। और अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें इंटेंसिटी की फॉर्म में तो यह आएगा अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है ताकि कोई भी क्वेश्चन जहां पर रेशो का पूछा जाए तो आप उसको कैलकुलेट कर सको। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटेंसिटी इंटरफेरेंस याद रखिएगा कि जो इंटरफेरेंस में एनर्जी होती है वो ना तो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है और इंटेंसिटी कम हो रही है तो शायद एनर्जी भी बढ़ेगी। नो, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो ये नहीं सोचना कि हमारे पास एनर्जी ओवरऑल पहले से बढ़ गई या कम हो गई। नो, बल्कि हो क्या रहा है, वो ओवरऑल मैक्सिमा और मिनिमास के दरमियान रीडिस्ट्रीब्यूट होती है। तो स्टेटमेंट है इंटरफेरेंस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर डिस्ट्रॉयड। जैसे हम एनर्जी को ओवरऑल देखते हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही स्टेटमेंट यहां पर भी है कि इंटरफेरेंस एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नर डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो वो बढ़ेगी ना कम होगी, बल्कि होगा क्या, बट इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, वो मैक्सिमा और मिनिमा के दरमियान रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये है आपके पास स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनर्जी। तो कहीं पर अगर स्टेटमेंट लिखी हो और पूछा जाए कि हमारे पास इनमें से कौन सी स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरफेरेंस ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि एनर्जी ओवरऑल रीडिस्ट्रीब्यूट होती है।
मैक्सिमा मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड मिनिमा मीन्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लास्ट पॉइंट, एक एक्सपेरिमेंट जो हमें बुक्स में मिलता है एक्सप्लेन करने के लिए कि इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हो रही हो तो पाथ डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसको मैं ब्रीफली यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि लेट्स से दो स्पीकर्स हैं S1 और S2 और दोनों एक ही एम्पलीफायर के साथ अटैच है। इसका मतलब ये होगा कि फेज डिफरेंस सेम होगा। दोनों से साउंड वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं और साउंड वेव्स प्रोपगेट कर रही हैं। इसमें जो आपके पास सॉलिड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? कंप्रेशन को। और जो डॉटेड लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है रेयरफेक्शन को। तो अगर हमसे कहा जाए कि इंटरफेरेंस कहाँ हो रही है तो आपको नजर आ रहा है बच्चे कि दरमियान में ये वाला पोर्शन है जहां पर वेव्स आपस में सुपरपोज कर रही हैं। और अगर इस हिस्से में वेव आपस में सुपरपोज कर रही हैं तो इस जगह पर आपस में इंटरफेरेंस हो रही होगी। अब कहां कंस्ट्रक्टिव और कहां पर डिस्ट्रक्टिव? तो देखो जहां पर आपके पास ऑपोजिट पार्ट कंबाइन होंगे वहां डिस्ट्रक्टिव होगी, लेकिन जहां सिमिलर पार्ट कंबाइन होंगे वहां क्या होगी? कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं लेबल कर दूं कि जो ग्रीन लाइन है हमारे पास और जो रेड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कंप्रेशन को। और जो इनकी डॉटेड लाइंस हैं ग्रीन की और रेड की वो रिप्रेजेंट कर रही है आपके पास रेयरफेक्शन को। तो आप इजीली इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और कहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। कैसे? जहां पर भी आपको दो सॉलिड लाइंस आपस में क्रॉस होती नजर आ रही हैं इसका मतलब क्रस्ट कंप्रेशन से मिल रहा है। जहां भी दो रेड लाइंस मिल रही हैं रेयरफेक्शन से मिल रहा है। लेकिन जहां भी सॉलिड लाइन डॉटेड लाइन से मिलेगी इसका मतलब वहां ऑपोजिट पार्ट कंबाइन हो रहे हैं। तो इन चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए एक काम हम और करते हैं। जहां भी मैं सॉलिड सर्कल ड्रॉ करूंगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपके मैक्सिमा को, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। और जहां भी मैं हॉलो सर्कल ड्रॉ करूंगा वो रिप्रेजेंट किसे करेगा? मिनिमा को, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। अब जरा लेबल करते हैं। यहां सॉलिड मिल रहा है, कंप्रेशन से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां भी कंस्ट्रक्टिव, यहां भी कंस्ट्रक्टिव। तो जहां भी आपको सॉलिड मिलते नजर आ रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई मिस हो जाए तो खैर है, इसको समझाने के लिए। अब इसके अलावा कहां कहां पर है? यहां पर भी है, डॉटेड से मिल रहा है, इसका मतलब सिमिलर पार्ट कंबाइन हो रहे हैं। तो ये पॉइंट सारे के सारे कौन से हैं? ये कंस्ट्रक्टिव है। अब जरा डिस्ट्रक्टिव को लेबल करो। जहां भी सॉलिड डॉटेड से मिले, जहां भी सॉलिड किसे मिले? डॉटेड से। तो ये देखें, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है और ये डिस्ट्रक्टिव है। इसी तरह से ये डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है। अब मुझे डायग्राम को जरा गौर से देख के बताएं, क्या तमाम मैक्सिमा एक लाइन में नहीं आ रहे? जितने भी मैक्सिमा आपके पास हैं क्या वो सारे एक लाइन में नहीं आ रहे? और इसी तरह से जितने भी आपके पास मिनिमाज हैं क्या वो भी सारे एक लाइन में नहीं आ रहे? और यही बात हम करते हैं इंटरफेरेंस के अंदर कि इंटरफेरेंस का जो फिनोमेना होता है वो रेगुलर फिनोमेना होता है, जिसके अंदर आपकी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो होती है वो अल्टरनेट होती है। तो मैं इन पॉइंट्स को हम मार्क कर रहा हूं। डायग्राम ऑब्वियसली हमने रफ ड्रॉ की है तो हल्का फुल्का पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप इस चीज़ को क्लियरली देख सकते हैं कि ये अल्टरनेट है। अगर ये कंस्ट्रक्टिव है तो नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव है, अगर ये कंस्ट्रक्टिव है तो नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव है, और एक लाइन में आएंगे। अब आपसे एग्जामिनर ये डायग्राम अगर क्वेश्चन में दे देता है और क्वेश्चन ये पूछता है कि किसी पॉइंट का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करो, तो वो आप कैसे करेंगे? हम कोई दो पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं। फर्ज करो एक पॉइंट मैं ले लेता हूं ये वाला ए और एक पॉइंट मैं ले लेता हूं फर्ज करो ये वाला बी। अब मुझे इन दो पॉइंट्स का पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है और ये वेरीफाई करना है कि वाकई इस पाथ ए के ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है और इस पाथ कह रहा हूं पॉइंट, और जो पॉइंट मेरे पास बी है उसके ऊपर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। अब कैसे होगा जस्टिफाई?
मैं दोनों के लिए पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करूंगा। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या होगा, दोनों स्पीकर से उस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे, दोनों स्पीकर से उस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे। अब पहले पॉइंट ए को देखें, पॉइंट ए का स्पीकर S1 से और इसी पॉइंट का स्पीकर S2 से डिस्टेंस कैलकुलेट करना। अब ये थोड़ा सा पॉइंट ट्रिकी होगा, लेकिन आई होप आपके एफएससी के कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं तो आप इसको इजीली समझ जाओगे। एक कंप्रेशन और एक रेयर फैक्शन एक वेव होती है, एक कंप्रेशन और एक रेयर फैक्शन एक वेव होती है। तो जरा नंबर ऑफ वेव्स काउंट करें, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन और फिर कंप्रेशन। दो वेव्स पूरी हैं और एक आधी वेव है। देखो गौर से देखो, 1 2 3 4, एक वेव, दो वेव बन गई और फिर एक आधी वेव है। तो ये कितना होगा, 2 प्लस लैम्डा बाय 2, ये होगा 5 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। अब दूसरे स्पीकर से जरा इस डिस्टेंस को देखें, वो कितना है, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन। काउंट करो कितनी वेव्स बनती हैं, एक वेव हो गई, दो हो गई, तीन, ये 3.5 वेव्स हैं। तो ये होगा आपके पास 3 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2, ये आपके पास आएगा 7 लैम्डा बाय 2। अब मैं ये क्यों लगा रहा हूं मॉड का साइन, क्योंकि मुझे नहीं पता बड़े छोटे में से सब्ट्रैक्ट मैं कर रहा हूं। अब जरा बच्चे डिफरेंस देखें, 5 लैम्डा बाय 2 में से 7 लैम्डा बाय 2 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आपके पास ये डिस्टेंस लैम्डा नहीं आएगा, क्या ये डिस्टेंस आपके पास लैम्डा नहीं आएगा? क्यों? क्योंकि जब बेस सेम हो तो ऊपर सिंपल सब्ट्रैक्शन होगी, ये आएगा 2 लैम्डा बाय 2 और 2 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, लैम्डा। और लैम्डा कौन सी इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव, तो जस्टिफाई हो गया, पॉइंट ए पे वाकई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। अब इसी तरह से पॉइंट बी को वेरीफाई करते हैं, जैसे पॉइंट ए को किया, अब आपने इसी तरह से पॉइंट बी को करना है। अब पॉइंट बी का भी दोनों स्पीकर से डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस स्पीकर 1 से और ये डिस्टेंस स्पीकर 2 से। अब अगेन तरीका वही है, वेव्स को काउंट करो कितनी वेव्स हैं, तो ये है कंप्रेशन, फिर रेयर फैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयर फैक्शन, तो 2 कंप्लीट वेव्स हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2 लैम्डा। अब दूसरे से डिस्टेंस काउंट करो, कंप्रेशन, रेयर फैक्शन, कंप्रेशन, एक वेव पूरी और फिर आधी वेव है, तो ये कितना होगा, ये 3 लैम्डा बाय 2 होगा, क्योंकि लैम्डा एक कंप्लीट और फिर आधी वेव, ये है 3 लैम्डा बाय 2। अब जरा इनका एलसीएम लें, तो ये आपके पास आएगा 2, ये आएगा 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, तो आंसर क्या आया, 3 लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2। और लैम्डा बाय 2 पे क्या इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, तो आंसर है डिस्ट्रक्टिव। तो ये जस्टिफाई हो गया कि पॉइंट ए के ऊपर आपके पास इंटरफेरेंस जो है वो कंस्ट्रक्टिव है और पॉइंट बी के ऊपर जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव है। सिंपल डिस्टेंस लेकर उनका डिफरेंस लेना। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि डायग्राम गिवन हो और किसी एक पॉइंट का पूछा जाए कि बताओ यहाँ कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव है, तो आपने दोनों स्पीकर से डिफरेंस लेना है डिस्टेंस का, क्योंकि डिफरेंस जो डिस्टेंस का होगा उसी को क्या बोलते हैं, पाथ डिफरेंस बोलते हैं। एंड करते हैं इस टॉपिक को एक सिंपल से क्वेश्चन के साथ रिगार्डिंग इंटरफेरेंस। इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव इज 2n-1 into पाई, बल्कि ये फेज डिफरेंस होगा, पाथ डिफरेंस नहीं होगा। इफ द फेज डिफरेंस इज 2n-1 पाई वेयर n इज 1 2 3 देन इंटरफेरेंस विल बी। हमें एक इक्वेशन गिवन है फेज डिफरेंस की और हमसे ये पूछा गया है कि बताएं क्या इंटरफेरेंस हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी। और मेथड आपको पता है कि क्या मेथड है, कंडीशन के अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है और वहां से देखना है कि आपके पास आंसर क्या आता है। बताइएगा आंसर क्या होगा, क्या कंस्ट्रक्टिव होगी या डिस्ट्रक्टिव होगी। 2n-1 पाई इक्वेशन है फेज डिफरेंस की और n की वैल्यू आपके नेचुरल नंबर्स हैं, इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का। और रीजन क्या है, देखो इक्वेशन जो गिवन है उसको आपने जस्टिफाई करना है। एन की वैल्यू है 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर मैं एन की वैल्यू यहां 1 पुट करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 1, बल्कि मैंने इक्वेशन को गलत देखा, 2n माइनस 1 इंटू पाई। तो 2 माइनस 1 इंटू पाई, सॉल्व करो, 2 माइनस 1 1, ये पाई आ जाएगा। n की वैल्यू 2 पुट करो, सिर्फ एक वैल्यू पुट कर से चेक नहीं करना, क्योंकि कई दफा ऐसा भी हो सकता है ना कंस्ट्रक्टिव हो ना डिस्ट्रक्टिव हो। 4 माइनस 1, ये 3 पाई आएगा। n की वैल्यू 3 पुट करके देखो, जब 3 पुट करके देखोगे तो यहां पर आपके पास आएगा 6 माइनस 1, तो ये आएगा 5 पाई। और हमने भी पढ़ा पाई, 3 पाई और 5 पाई, ये किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। तो इक्वेशन कोई भी हो सकती है, मेनली आपने उसमें n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि क्या वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होगी। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं कंसोलिडेशन से रिलेटेड, सोच के आंसर आप लोगों ने देना है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर दो वेव्स के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो लैम्डा बाय 4 हो, लैम्डा बाय 4, तो क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। लैम्डा बाय 4 अगर आपके पास फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस है, तो आपके पास नेचर ऑफ इंटरफेरेंस कौन सी होगी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। सोच के आंसर दीजिएगा। लैम्डा बाय 4, तो आपके सामने ये पाथ डिफरेंस की वैल्यूज लिखी हुई हैं दोनों के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए भी। और दोनों से अगर आप गौर से देखो तो जो हमारी कंडीशन है लैम्डा बाय 4 वाली, ना वो कंस्ट्रक्टिव में है ना डिस्ट्रक्टिव में है, ना वो कंस्ट्रक्टिव में है और ना वो डिस्ट्रक्टिव में है। तो क्या फिर बच्चे इसका आंसर हुआ कि अगर आपको पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 4 लिखा हो, 3 लैम्डा बाय 4 लिखा हो, तो आपके पास ना तो कंस्ट्रक्टिव ना डिस्ट्रक्टिव, तो नाइदर कंस्ट्रक्टिव नॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी पाथ डिफरेंस की वैल्यूज हैं, कौन कौन सी फेज डिफरेंस की वैल्यूज हैं जो पॉसिबल हैं। इस पॉइंट के ऊपर ना क्रस क्रस से मिल रहा होगा ना ट्रफ ट्रफ से मिल रहा होगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जहां फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस गिवन हो और आपसे नेचर ऑफ इंटरफेरेंस पूछी हो, तो वो क्या कहीं भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसका आंसर होगा लैम्डा बाय 4 पे ना कंस्ट्रक्टिव है ना डिस्ट्रक्टिव है।